गाइस आज की क्लास में आई होप आप सबको टॉपिक डिस्क्रिप्शन में नजर आ ही गया हो। लॉजिक, जो कि आप लोग स्कूल लेवल पे भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। काफी बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, बेकार लगता है, उन्हें लगता है क्यों है मैथमेटिक्स में टॉपिक। ऐसा नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ हम ढंग से नहीं पढ़ते या हमें ढंग से नहीं समझ में आती या ढंग से नहीं समझाई जाती, ठीक है, वो हमें बेकार ही लगती है। बट बिलीव मी, आज का लेक्चर देखने के बाद जो भी आपका मैथमेटिक्स में फेवरेट टॉपिक रहा है या है, आपको ये टॉपिक बिल्कुल वैसा लगने लग जाएगा, बिल्कुल वैसा लगने लग जाएगा। ठीक है, होप सो। तो आसपास अगर कोई भी डिस्टर्बेंस है उसे हटा दो, कमरा बंद करो और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना एंड प्लीज नोट्स बनाते चलना। सो टॉपिक है लॉजिक। लॉजिक जैसे कि अंग्रेजी वर्ड है तो इसका हिंदी मीनिंग आप समझ ही सकते होगे। ठीक है, लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन फॉर्म। स्टेटमेंट में कैसा आपस में कनेक्शन है, एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्टेटमेंट सही है कोई स्टेटमेंट गलत है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे पे डिपेंड करती है नहीं करती, दोनों स्टेटमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ऐसे लॉजिक्स लगा के आप लोगों को आंसर्स करने। एंड बिलीव मी गाइस, पता है आप लोगों को शुरू से लेके अब तक आप जितनी मैथमेटिक्स करते आए हो ना, जितनी मैथमेटिक्स करते आए हो, हर टॉपिक में मैं लॉजिक घुसा दूंगा, हर टॉपिक में मैं लॉजिक्स का कंसेप्ट डाल दूंगा। बिलीव मी, कसम से बता दूंगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर बहुत बोल लिया, चलो पढ़ाओ। ठीक है, चलो पढ़ाते हैं। इसमें ना फर्स्ट क्लास के पर्सपेक्टिव से इसमें ना काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। तो वो मैं बोर्ड पे लिख लिख के एक एक डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा तो क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से कुछ स्लाइड्स बनाई हैं इसकी अपने नोट्स के साथ। ठीक है, सो दैट आप लोगों को बेटर पिक्चर क्लियर हो। एक मिनट में अपना फ़ोन साइलेंट में कर दूँ, आप लोगों को बेटर पिक्चर क्लियर हो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे लॉजिक्स को समझने के लिए। लॉजिक्स में सबसे पहला कंसेप्ट आता है प्रपोजिशंस और स्टेटमेंट। प्रपोजिशंस और स्टेटमेंट, यहां पे बेसिक मतलब ये है, स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आई एम वॉकिंग, ठीक है, आई एम ड्राइविंग, आई एम डांसिंग, ये भी स्टेटमेंट में काउंट हो सकती है। फाइन, व्हाट इज द टाइम, हाउ इज द वेदर, दीज ऑल आर द स्टेटमेंट्स। 5 + 5 = 10, 6 + 2 = 8, these all are the statement. But what do you mean by prepositions? Preposition is a subset of statement. वो statement जिसके corresponding सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन आ सकते हैं, either true और false, उसको हम कहते हैं preposition. Clear? जैसे I'm dancing, ठीक है, I'm driving, ठीक है, ये अगर मैंने I'm dancing लिख दिया तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सच है या झूठ है। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन बन सकती है। आई एम डांसिंग, आई एम ड्राइविंग, ये सच है या झूठ है, बट ये डिपेंड करता है किस टाइम पे ये बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रपोजिशन और स्टेटमेंट को डिफरेंस, बेसिकली प्रपोजिशन का मतलब समझने के लिए मैंने यहाँ पे छोटी सी पहले एक डेफिनेशन लिखी है, और जो अभी मैंने छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको दिए, आई एम ड्राइविंग, आई एम डांसिंग एंड दिस, दीज ऑल आर टाइम डिपेंडेंट, किस टाइम पे काम हो रहा है। तो एकदम से ट्रू फॉल्स होगा ही होगा। अभी मैं नाच रहा हूँ तुम्हारे आगे तो तुम कहोगे, मैं बोलता हूँ डांसिंग तो तुम लिखोगे ट्रू। अभी मैं खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, और बोलता हूँ डांसिंग तो तुम लिखोगे फॉल्स। तो ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन क्या है उस समय। यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से ट्रू फॉल्स से निकाल लगाना, हमें ट्रू फॉल्स उसको मानना है जो एक्चुअली में ट्रू होता हो या एक्चुअली में फॉल्स होता हो। तो प्रपोजिशन का बेसिक मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अगर मैंने आई एम डांसिंग पे ट्रू लगा दिया, ठीक है, तो ये प्रपोजिशन होगी, नहीं, ये टाइम डिपेंडेंट है। फाइन, जो चीज टाइम डिपेंडेंट ना हो, जो चीज एक्चुअली में ट्रू या फॉल्स हमेशा रहे, ठीक है, उसी को प्रपोजिशन में काउंट करेंगे। फाइन, जैसे कि मैंने लिखा है, प्रपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकती ऑब्वियसली। इसको एक दूसरी डेफिनेशन कुछ दूसरी किताबें यूज करती हैं, असर्शन भी कहते हैं इसको हम लोग, और स्टेटमेंट हैव प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जो असर्शन, जो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होती है बेसिकली, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ईदर ट्रू और फॉल्स, उसको हम लोग प्रपोजिशन बोलेंगे। फाइन, अब प्रपोजिशन में मैंने कुछ यहाँ पे लगा दिए, डिटरमाइन वेदर दी बिलो स्टेटमेंट और आर प्रपोजिशंस और असर्शन और नॉट।
ठीक है, हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये प्रपोजिशन या असर्शन है या नहीं है। तो जिस स्टेटमेंट के आगे गाइस, जिस स्टेटमेंट के आगे ट्रू या फॉल्स लग जाएगा, इधर ट्रू या फॉल्स लग जाएगा, दोनों एक साथ नहीं, ठीक है, वो स्टेटमेंट प्रपोजिशन में काउंट होगी। जैसे दिल्ली इज इन इंडिया, ये ट्रू है, ये प्रपोजिशन है। 8 + 2 = 11, ये फॉल्स है, ये भी प्रपोजिशन है। व्हाट टाइम इट इज, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कोई ट्रू फॉल्स लग सकते हैं? व्हाट टाइम इट इज अभी पूछोगे तो मैं 2 बजने वाले, ठीक है, 1:50 हो रहे, 1:50 हो रहे, तो इसके आगे तो कोई ट्रू फॉल्स नहीं, अगर उसका तो एक आंसर होगा, ट्रू फॉल्स नहीं होगा, तो ये प्रपोजिशन नहीं है। 6 + 3 > 5, 9 > 5, ट्रू है तो हमेशा, ये भी प्रपोजिशन है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप अपना नाम बोलोगे, कोई मेरा नाम ट्रू है, मेरा नाम फॉल्स है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, ठीक है। सो ठीक है, ये भी प्रपोजिशन नहीं है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक बात बोलूं, ये सब स्टेटमेंट तो हैं, ठीक है, बट इन स्टेटमेंट से प्रपोजिशन सिर्फ वो बनेगी जो या तो ट्रू होगी बच्चों या फॉल्स होगी। क्लियर है? आई होप प्रपोजिशन का मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा। देखो मैं ना एकदम रूट, एकदम जड़ से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। कुछ बच्चे जो इस टॉपिक को थोड़ा बहुत जानते होंगे वो वेट कर रहे होंगे कब इफ एंड ओनली इफ आएगा, कब साइन आएंगे, कब पी इंप्लाइज क्यू आएगा। भाई आएगा। एज अ टीचर मुझे 0 लेवल से पढ़ा दो, और कसम से 0 लेवल से पढ़ोगे ना, एंड में जाते जाते जब वहां तक पहुंचोगे तो अत्यधिक आनंद पाओगे, मतलब मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये व्हाट टाइम इट इज वो सेम ही था। अब जो प्रपोजिशन है, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, एवरी प्रपोजिशन इज अ स्टेटमेंट बट एवरी स्टेटमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन्स अ प्रपोजिशन, है ना भाई। कुछ स्टेटमेंट जो ट्रू फॉल्स नहीं होती, क्या उन्हें प्रपोजिशन बोलेंगे? नहीं। फाइन। सो ये तो मैंने रैंडमली ऐसे बोल दिया। लेटर्स जो प्रपोजिशन के लिए यूज होते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं लेटर्स, स्टेटमेंट मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होती है उसके लिए जो हम लेटर यूज करते हैं वो या तो हम P यूज कर लेते हैं, Q यूज कर लेते हैं, R यूज कर लेते हैं, ऐसे कुछ लोग A भी यूज करते हैं, कुछ लोग B भी यूज करते हैं। Everyone has their own basically criteria to select what it could be, ठीक है। अच्छा, इसमें हर स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ट्रुथ वैल्यूज होती हैं। ट्रुथ वैल्यू ऑफ द प्रपोजिशन इज डिनोटेड बाय T if it is true and false denoted by F if it is false प्रपोजिशन। देखो ट्रुथ वैल्यू डज नॉट नेसेसरली मींस T आएगा। ट्रुथ वैल्यू होती है उस स्टेटमेंट के आगे 2 पॉइंट लगाना, या तो T या फॉल्स। जैसे मैंने बोला दिल्ली इज इन इंडिया, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई T, ठीक है। जैसे मैंने बोला 6 + 2 = 9, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई F। तो हर स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यू होगी ईदर T और F। अगर वो स्टेटमेंट सही है तो ट्रू यानी T, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है यानी F। क्लियर? गुड, ठीक है। मतलब देखो अब आप लोग गुड, मतलब मुझे लग रहा है आप लोगों की मुंडी जिस तरीके से हिल रही होगी उस तरीके से मैं आंसर कर रहा हूं, ठीक है। टीचर थोड़े थोड़े अंतर्यामी हो जाते हैं, समझ सकते हैं टीचर्स स्टूडेंट क्या सोच रहे होंगे। द एरिया ऑफ द लॉजिक दैट डील विथ प्रपोजिशन इज कॉल्ड प्रपोजिशनल लॉजिक, ठीक है। बेसिकली जो लॉजिक होता है, द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विथ प्रपोजिशन, ठीक है, जहां पे ट्रू फॉल्स टाइप की स्टेटमेंट से हम डील करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक। मतलब स्टेटमेंट को बताना ट्रू या फॉल्स है, आपस की 2 स्टेटमेंट में किस तरीके का रिलेशनशिप बन रहा है, एक स्टेटमेंट दूसरे पे डिपेंड करती है नहीं करती, इन सबको प्रोपोर्शनल लॉजिक में काउंट किया जाता है, ठीक है। एक सिंगल स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स तो एक बात हो गई, बट कोई दूसरी स्टेटमेंट में मिला के दोनों स्टेटमेंट में कंपैरिजन किया जाए, 3 स्टेटमेंट में कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो उसे प्रोपोर्शनल लॉजिक भी बोला जाता है, ठीक है। लॉजिक मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, कुछ लॉजिक लगा के स्टेटमेंट में रिलेशंस बताना या एक स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स बताना, इसको हम लोग काइंड ऑफ लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नेक्स्ट टर्म आती है। देखो बच्चों, मैंने ना बहुत ही छोटे छोटे पार्ट को कैटेगराइज करके डेफिनेशन बना रखी है ताकि आप लोगों को ना बेटर पिक्चर क्लियर हो। कसम से आप किताब से पढ़ने बैठोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक कॉरेस्पॉन्ड टू दिस टॉपिक। मैंने उन सारी बुक को मिला के एक मिक्सचर लेके ये नोट्स बनाए हैं, तो आप लोगों को अपनी तरफ से कोई किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली इसको फॉलो करो, ब्लाइंडली। कोई भी सवाल आएगा चुटकी में निपटाओ। देखो नेक्स्ट है एटॉमिक स्टेटमेंट। एटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है? When a statement cannot be further divided into a statement, that proposition or statement is called atomic statement। जिस स्टेटमेंट को 2 पार्ट में, मतलब
जैसे एक प्रपोजनल स्टेटमेंट थी या प्रपोजनल था एक, ठीक है, या प्रपोजिशन था बेसिकली आप लोगों के पास प्रपोजिशन था, तो नॉट प्रपोजनल सॉरी प्रपोजिशन था। तो प्रपोजिशन में आप लोगों ने सपोज करो कोई भी स्टेटमेंट थी, इसको ट्रू फॉल्स नाम दिया। अगर उसको दोबारा किसी दो स्टेटमेंट डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे मैं सपोज करता हूँ कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसी बोल दो, ठीक है, जिसमें क्या नाम है दो स्टेटमेंट आपस में मिक्स हो रखी हो। जैसे सपोज मैं एक स्टेटमेंट इस तरीके से बोलूं दैट आफ्टर द फाइनल असेसमेंट और आफ्टर द फाइनल एग्जामिनेशन और आफ्टर अनाउंसिंग द रिजल्ट, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट का नाम ले लो, ठीक है, राम गेट्स 95% मार्क्स एंड राम गेट्स ग्रेड ए। तो मतलब मार्क्स आ चुके हैं, ग्रेड्स मिल चुकी हैं, अब ये ट्रू है फॉल्स होगी वो तो हम देख के बता सकते हैं। बट यहाँ पे दो स्टेटमेंट चल रही है, एक तो उसके 95% मार्क्स है, दूसरा उसको ग्रेड ए मिली। हम इन्हें एटॉमिक में काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि फाइनल असेसमेंट के बाद राम के 95% मार्क्स है और दूसरी स्टूडेंट बना सकती है कि फाइनल असेसमेंट के बाद राम को ग्रेड ए मिली। समझ के बात? फाइन, तो ये एटॉमिक नहीं है। बट जब दो स्टेटमेंट की बात करें जो अपने आप में अलग अलग एटॉमिक स्टेटमेंट है, अलग अलग बता रहा हूँ, सिंगल स्टेटमेंट मतलब 95% मार्क एक अलग एटॉमिक स्टेटमेंट है और ग्रेड ए एक अलग एटॉमिक स्टेटमेंट है। जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट मिलाई जाती है तो उन्हें कनेक्ट किया जाता है, उनको हम बोलते हैं लॉजिकल या लॉजिक कनेक्टिव्स। ठीक है, कनेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे अगला पार्ट वही है, 2 or 3 atomic statement are combined through connectives that are negation, conjunction, disjunction, conditional, biconditional. These all are the name correspond to the connectives, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा atomic statement को मिलाया जाता है through these terms। अब ये terms क्या क्या है ध्यान से देखिए। सबसे पहला है logical connectives में negation। negation का जो साइन होता है कुछ इस तरीके का होता है, ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में भी शायद पढ़ा हो, कुछ इस तरीके का, follows type negation। नेगेशन का मतलब होता है नेगेशन ऑफ अ ट्रू स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दैट ऑफ फॉल्स वन इज ट्रू। लेट अस सी द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब सपोज करो मैंने पी एक प्रपोजिशनल यूज कर ली, कोई भी एक स्टेटमेंट थी, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने स्टेटमेंट ले ली दिल्ली इज इन इंडिया। ठीक है, तो दिल्ली इज इन इंडिया ट्रू है, इसका नेगेशन हो जाएगा इसका उल्टा, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया। दिल्ली इज नॉट इन इंडिया के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ लग जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट मेरी ये, अब सपोज करो एक स्टेटमेंट ले ली दिल्ली इज नॉट इन इंडिया, या कोई एक ऐसी स्टेटमेंट ले लो जो फॉल्स होगी। ठीक है, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जैसे एक स्टेटमेंट ले लो 6 + 2 = 9, तो वो फॉल्स है, उसका नेगेशन मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 6 + 2 = 9, तो वो ट्रू हो जाएगा। सो ये ट्रू और फॉल्स का बेसिक मतलब इसको ना समझना प्लीज। हाँ, मैं ना बहुत ही बेसिक समझाना चाहता हूँ, ऐसे कि एक स्कूल लेवल का बच्चा इसको पढ़ रहा है जिसके लिए बिल्कुल जीरो है, चाहे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी इसको क्यों ना देख रहा हो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं एकदम जीरो लेवल से कनेक्ट करना चाहता हूँ चीजों को। यहाँ पे पी का मतलब है वही जो हमने प्रपोजिशंस पढ़ी है। ठीक है, स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दो बात। नेगेशन का बेसिक मतलब हो गया कि उसका उल्टा, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, सिंपल, और कुछ नहीं। अब एक तरीके से दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए ना, जैसे मान लो दिल्ली इज इन इंडिया, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया, दोनों अलग अलग एटॉमिक स्टेटमेंट है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया थ्रू नेगेशन, मतलब उससे एक नई एक स्टेटमेंट निकाली। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेगेशन। क्लियर है अच्छे से? नेगेशन मतलब उसका उल्टा। फाइन, ओके, आगे अगर बढ़ा जाए, नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है एंड। ठीक है, एंड मतलब बोथ। तो कंजंक्शन में याद रखना है, कंजंक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ बोथ प्रपोजिशन स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर एंड का बेसिक मतलब होता है दोनों को कंबाइंड किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों की दोनों ट्रू है तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी ट्रू बनेगा। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी ट्रू बनेगा। फाइन, जैसे सपोज करो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये पी ट्रू क्यू ट्रू। जैसे दिल्ली इज इन इंडिया एक पी स्टेटमेंट है और क्यू स्टेटमेंट है एक्चुअली में दिल्ली की पॉपुलेशन, सपोज करो पॉपुलेशन मत लो क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, तो पी हो गया दिल्ली इज इन इंडिया।
ठीक है, और Q हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इन दिल्ली, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, दिल्ली इज इन इंडिया एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इन दिल्ली, तो ये अपने आप में जो एक कंबाइन करके एंड करके जो एक स्टेटमेंट बनी है, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट देखो, P मैंने ले लिया, मैं लिख के बता देता हूं आपको। एंड समझते हो ना, मतलब कंबाइन करना। P मैंने ले लिया, दिल्ली इज इन इंडिया, Q मैंने ले लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इन दिल्ली। अब P इंप्लाइज Q हो गया, दिल्ली इज इन इंडिया और DU इज इन दिल्ली एंड DU इज इन दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इन दिल्ली। तो एंड समझते हो ना, मतलब दोनों ट्रू हैं, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू आएगा। अब अगर सपोज करो पहला दिल्ली इज इन इंडिया, इसका हो गया DU इज नॉट इन दिल्ली, दिल्ली इज इन इंडिया एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट इन दिल्ली। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक कंबाइंड स्टेटमेंट है। एंड मतलब समझते हो, सेट्स में भी पढ़ते थे, इंटरसेक्शन मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करना ही चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा। दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करते हैं तो उसको ट्रू मानते हैं ना, मतलब इसी के साइमल्टेनियसली, एंड, बोथ, ऐसे वर्ड हम यूज करते थे, ठीक है। तो दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर रहे ना, दिल्ली इंडिया में भी है और DU दिल्ली में नहीं है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो जब मैं लिखूंगा दिल्ली इज इन इंडिया एंड DU इज नॉट इन दिल्ली एंड DU इज नॉट इन दिल्ली, तो अपने आप में ये कंबाइंड स्टेटमेंट जो P एंड Q बनाए, ये ट्रू नहीं होगी, तो इसलिए इसको फॉल्स में काउंट करेंगे। अगर ये फॉल्स है, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया और DU इज इन दिल्ली, तो एंड करके चलेंगे, दोनों स्टेटमेंट जो कंबाइन बनी वो फॉल्स है, तो वो भी फॉल्स आ गया। सिमिलरली दोनों ही फॉल्स हैं, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया एंड DU इज नॉट इन दिल्ली, ठीक है, तो भी है, पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। समझ गए ना सारे के सारे बच्चे? इसको ना चीजों को समझो, समझ रहे हो, स्टेटमेंट के हिसाब से चीजें बनाई जा रही हैं। एंड जब यूज होता है तो वो दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करते हैं, और में कोई भी एक होल्ड कर जाए तो ट्रू मान लिया जाता है, अगर आपको याद हो तो। और मतलब यूनियन, एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन, और ऐसा कुछ हम यूज करते थे। तो अच्छा, ये कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा TTFF क्या है, ये भी मैं क्लियर कर दूं तुम लोगों को, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। कोई भी प्रपोजिशन या तो ट्रू होगी या ट्रू होगी, और दूसरी स्टेट, अगर दो प्रपोजिशन है तो दो प्रपोजिशन में कैसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो दोनों ट्रू होंगी, या एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी, या दोनों फॉल्स होंगी। तो इस तरीके से चीजें ली जाती हैं। तुम रट्टा मान लो तो भाई साहब TTFF TFTF, ऐसे नहीं, ठीक है। स्कूल लेवल में मैं भी ऐसे ही कर पढ़ता था, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं था और ना ही कोई समझाने वाला था अच्छे लेवल का। फिर जब मैंने खुद चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, अपने आप बनाना चीज़ें शुरू की, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, TTFF करके चीज़ें क्यों ऐसे हो रही हैं, इसको समझो अच्छे से। आई नो टाइम कंज्यूमिंग है, बट चीज़ें एक बारी में टाइम कंज्यूम करके पढ़ ली जाएं, उसके बाद उसमें इतना समय नहीं लगता बच्चों, ठीक है। ओके, देखिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिसजंक्शन पे। और अ डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ प्रपोजिशंस, ठीक है, एंड स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अगर कोई फॉल्स तब होगी जब दोनों की दोनों फॉल्स होंगी। मैंने क्या बताया था, और का मतलब क्या होता है, कम से कम एक भी ठीक हो जाए तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू मान ली जाती है। तो इसलिए कम से कम एक ट्रू हो जाए तो वो ट्रू मान लिया जाएगा, बट अगर दोनों फॉल्स होंगे तो उसे फॉल्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है, फाइन। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल लेवल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए ये इतनी डिटेली मतलब ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, बट स्टिल कंजंक्शन डिसजंक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, फाइन। अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने वाले हैं, कंडीशनल इम्प्लीकेशन। इसमें मैं अच्छा खासा समय लगाऊंगा, अच्छा खासा मीन्स बहुत अच्छा खासा समय। यही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे काफी डिटेल में पूछा जाता है। ओके गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके 5 से 10 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए, और फिर लास्ट में गुरु मंत्र दूंगा जिससे आपका इसका कोई भी सवाल आ जाए चुटकी में निपटाओ, ठीक है। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितनी किताबों में जैसी भी नोटेशन, जैसी भी डेफिनेशन टर्म्स यूज हुई हैं, आई हैव यूज्ड एवरीथिंग इन माय नोट्स, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। कंडीशनल प्रपोजिशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं हम लोग। अ कंडीशनल इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म P implies Q। देखो कुछ कुछ किताबों में ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे एक हैमंड एक बुक है उसमें ये नोटेशन यूज होती है, P implies Q, ठीक है। तो P अपने आप में एक अलग एटॉमिक स्टेटमेंट थी, Q अपने आप में एक अलग एटॉमिक स्टेटमेंट थी। P implies Q, दो एटॉमिक स्टेटमेंट को मिला के
एक कनेक्टिव बना जिसको कंडीशनल बोला गया, जिसको इंप्लाइज वर्ड यूज किया गया, P इंप्लाइज Q। ओके, सो ये रीड एज इफ P देन Q, इसको ऐसे बोलते हैं इफ P, अगर P तो Q, देन Q। इसको ऐसे भी बोलते हैं वेयर P and Q आर द स्टेटमेंट, फर्दर P is called the antecedent and Q is called the consequent। P implies Q में P को एंटीसीडेंट बोलते हैं, Q को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अगर यही Q implies P होता, अगर ये कुछ ऐसे होता तो इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं जनरली आप लोगों को क्लियर एक चीज बता दूं, चाहो तो लिखना, चाहो तो लिख लो, आगे भी आएगी। P implies Q का मतलब होता है Q is the necessary condition for P and P is a sufficient condition for Q। Q जरूरी है P को ट्रू करने के लिए, Q का ट्रू होना जरूरी है P को ट्रू करने के लिए, ऐसे बोलो, या मतलब Q नहीं है तो P नहीं हो सकता, तभी Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P। P है तो Q होगा, P नहीं है तो भी Q हो सकता है। ठीक है, Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P। Q मैं अभी बहुत एग्जांपल दूंगा, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर जाओ। Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P, Q होना जरूरी है P को होने के लिए, इसका मतलब होता है P implies Q। और ऐसे बोल सकते हैं P इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, तो P है तो Q होगा, अगर P नहीं भी है तो भी Q हो सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बोले हुए। द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q इज फॉल्स, जो P implies Q है वो फॉल्स तब होगी जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। जब Q फॉल्स होगा और P ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगी, अदरवाइज कोई भी केस आएगा ट्रू होगी। फिर अदरवाइज के केस को ट्रू को इन्होंने लिख दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन both P Q are true and when P is false, no matter what Q truth value of Q has। मतलब एक ही कॉम्प्लीमेंट लिख दिया एक तरीके से। इसने क्या बोला था, P ट्रू होनी चाहिए एंड Q फॉल्स होना चाहिए। अब इसका उल्टा क्या बनेगा, या तो P ट्रू हो Q भी ट्रू हो, सिंपल है। ठीक है, P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, या P फॉल्स हो, ठीक है, और उसके बाद Q भी फॉल्स हो। देखो लगा P एंड Q, अब ये यहां पे ट्रू कब होगा, व्हेन बोथ आर ट्रू एंड व्हेन P इज फॉल्स, नो मैटर व्हाट ट्रूथ वैल्यू Q हैज। तो मतलब इसी का वो लिख दिया। ठीक है, इसमें P ट्रू होना जरूरी था, इसमें P फॉल्स कर दिया तो इसका उल्टा हो गया। और इसमें क्या है, P ट्रू Q फॉल्स है तो दोनों को ट्रू भी कर दिया, इसी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया बच्चों, इसका उल्टा। ठीक है, तो ये कि P इंप्लाइज Q, जब दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, जब सिर्फ Q फॉल्स और P ट्रू तो फॉल्स होगा, अदरवाइज तीनों केसेस में ट्रू आ रहा है। इसको रट्टा नहीं मारेंगे भाई साहब, मजा नहीं आएगा रट्टा मार के, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, इसको समझेंगे। देखो P Q या तो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। इन्होंने यहां लिख दिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। Let's understand this with example। देखो P स्टेटमेंट ले ली, X is a rectangle, Q स्टेटमेंट ले ली, X is a quadrilateral। ठीक है, अब P implies Q का मतलब क्या हो गया, ठीक है, P implies Q अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट है, इफ P then Q, और भी बहुत सारे इसके नाम होते हैं, P implies Q, और भी बहुत सारे होते हैं, Q is a necessary condition for P और P is a sufficient condition for Q। So let's understand this, इसको समझते हैं। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो P implies Q का मतलब क्या है, ट्रू मतलब X क्वाड्रिलेटर है, इसका ट्रू का मतलब X रेक्टेंगल है। मैंने इसका मतलब क्या बताया, ये स्टेटमेंट कहती है Q जरूरी है P के लिए। अब P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो P को ट्रू होने के लिए, X को रेक्टेंगल बनने के लिए क्या क्वाड्रिलेटर होना जरूरी है? बिल्कुल है भाई साहब, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर की फैमिली में आता है रेक्टेंगल।
बहुत कुछ आता है, ट्रिपीजम आता है, काइट आता है, रेक्टेंगल आता है, पैरेललोग्राम आता है, स्क्वायर आता है, बहुत कुछ आता है क्वाड्रिलेटर में। तो अगर इफ पी मतलब रेक्टेंगल बनने के लिए, रेक्टेंगल वाली स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए क्वाड्रिलेटर होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी इंप्लाइज की ट्रू हो गया। भाई साहब एक जगह रेक्टेंगल है, एक जगह क्वाड्रिलेटर है, तो इन दोनों को मिला लिया जाए, मतलब मिलाने का मतलब ऐसे मिला लिया जाए, इसका मतलब है विल क्वाड्रिलेटर बी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर रेक्टेंगल? यस। तो अगर वो हो रहा है तो ट्रू हो गया, ये समझो। क्यू एफ हो गया, एक्स इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर, पी ट्रू हो गया। अगर एक्स क्वाड्रिलेटर नहीं है तो क्या एक्स रेक्टेंगल बन सकता है? भाई साहब क्वाड्रिलेटर ही नहीं है, चार भुजाएं नहीं है, वो साइड ही नहीं है, तो कैसे रेक्टेंगल बनेगा? तो क्वाड्रिलेटर नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, बट ये कह रहा है रेक्टेंगल होगा, तो ये गलत कह रहा है ना। कह रहा है P implies Q, Q false मतलब X is not a quadrilater, तो if it is not a quadrilater then it is a rectangle। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं if rectangle then not quadrilater। पॉसिबल है ऐसी स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट है ये, फॉल्स। इधर आ जाओ, ये जबरदस्त है, जबरदस्त भाई साहब, मजा आ जाएगा। ठीक है, Q ट्रू है मतलब X क्वाड्रिलेटर है। P implies Q, यहां पे क्या कह रहा है इसके थ्रू देखो, P implies Q कह रहा है क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल नहीं है, ऐसा हो सकता है? ये कह रहा है क्वाड्रिलेटर है बट रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि P F है। अगर क्वाड्रिलेटर है तो पॉसिबल है रेक्टेंगल ना हो। भाई साहब काइट बन जाए, ट्रेपीजम बन जाए, रेक्टेंगल ना बने, तो ट्रू हो सकता है? नहीं। रेक्टेंगल के लिए क्वाड्रिलेटर जरूरी है, क्वाड्रिलेटर के लिए रेक्टेंगल होना इज नॉट नेसेसरी, इज सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन जो होती है, इसका मतलब उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तुम्हें मेरे से ट्यूशन पढ़ना, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी कंडीशन टू स्कोर 100% मार्क्स, जब तक तुम्हारी सेल्फ स्टडी नहीं होगी। भाई साहब बहुत एग्जांपल बना लो, समझ रहे हो? बेसिकली ये P implies Q, ये P ये Q, ये P ये Q, ये P ये Q लेके बन रहा है। जहां पे मैंने तुम्हें बता दिया P implies Q का मतलब है सेकंड स्टेटमेंट जरूरी है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, बट फर्स्ट स्टेटमेंट जरूरी नहीं है सेकंड स्टेटमेंट के लिए। मतलब सफिशिएंट है, मतलब वो हो तो भी होगा, नहीं होगा तो भी होगा। अभी देखो एफ एफ, इसमें बच्चे कहेंगे टू के टी कैसे आ गया? एफ एफ समझो, अब ये भी एफ है और ये भी एफ है एक तरीके से। नॉट अ क्वाड्रिलेटर, नॉट अ रेक्टेंगल, तो क्या ये सही है? क्वाड्रिलेटर नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं है, बिल्कुल सही बात है यार। क्वाड्रिलेटर नहीं होगा तो रेक्टेंगल कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, P implies Q अपने आप में एक प्रपोजिशन है, अपने आप में एक स्टेटमेंट है जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, कंडीशनल प्रपोजिशन बोलते हैं, जो इन दो से मिलके बनी है। इन दो में इसका मतलब यह है कि Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P। Q होगा तो P होगा, Q नहीं होगा तो oh shit, ये क्या हो गया भाई साहब? Q नहीं होगा तो P नहीं हो सकता। Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P, और इसका मतलब यह भी है P है तो Q है, और अगर P नहीं है तो भी Q हो सकता है, तभी P इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। दैट्स ऑल। बार बार एक चीज बोलने का डजंट मेक सेंस, ठीक है? इसके बाद देयर आर सर्टेन टर्म्स जो कि मैंने यूज की है, ट्रू फॉल्स वाली, ये तो हो गई। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज टू पी, विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, द थिंग्स विल क्लियर टू यू अच्छे से। एट द एंड पेपर में क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज टू पी इंप्लाइज क्यू, क्या क्या? इफ पी देन क्यू, इसको ऐसे ही बोलते हैं, क्यू इफ पी, क्यू होगा अगर पी होगा। देखो अगर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, अगर पी होगा, अगर पी नहीं भी होगा तो भी क्यू हो सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है? इसको P implies Q भी बोलते हैं। Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P,
ये वाली टर्म ज्यादा यूज होती है P implies Q के लिए। P ओनली इफ Q, P तभी होगा ओनली इफ, ओनली सिर्फ अगर सिर्फ Q होगा। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी डायरेक्ट ही भूल गया। अगर सिर्फ Q होगा, अगर Q नहीं होगा तो P नहीं होगा। एंड P इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। ठीक है, दीज ऑल आर दी मीनिंग्स, ये सब यूज हो सकता है। अब मैंने एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखे, ये तो मैंने बता दिया कोऑर्डिनेटर वाला। ये देखो, ध्यान से देखना, मैं इसके ना भी 3 मेथड्स भी पढ़ेंगे हम लोग। एक सेकंड गाइस, ये ब्रीदिंग है। देखो, इसका मतलब P implies Q। एक बात बताओ, अगर x² ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, इसका उल्टा, अगर x² लेस देन 0 है तो क्या x ग्रेटर देन 0 हो सकता है? नहीं, वैसे तो ये भी नहीं हो सकता। तो x² ग्रेटर देन 0 होना x ग्रेटर देन 0 के लिए नेसेसरी कंडीशन है। अच्छा, अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं है, अगर x लेस देन 0 है तो भी x² पॉजिटिव हो सकता है। x को -5 डाल लो, -5 का स्क्वायर 25 ग्रेटर देन 0। P implies Q, मैं तुम्हें बताने वाला हूं, थोड़ा सा गुरु मंत्र आधा, अभी पूरा नहीं। आप इस Q का उल्टा लो, अगर इस Q का उल्टा इसको होल्ड कर जाता है तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। अगर Q का उल्टा इसे होल्ड नहीं करता तो सिर्फ Q ही इसे होल्ड करेगा, तो वो नेसेसरी कंडीशन है। उल्टा होल्ड नहीं कर रहा, सिर्फ Q ही इसे होल्ड कर रहा है, तो ये नेसेसरी है। अगर P का उल्टा इसको होल्ड कर देता है, P तो होल्ड कर ही रहा है, P का उल्टा भी इसे होल्ड कर देता है, तो इसका मतलब P के अलावा और भी चीजें इसे होल्ड कर रही हैं, तो P ही जरूरी नहीं है इसके लिए, और भी चीज जरूरी है, तो P सफिशिएंट में काउंट हो। गुरु मंत्र, उल्टा अगर होल्ड कर रहा है तो सफिशिएंट है, उल्टा होल्ड नहीं कर रहा तो नेसेसरी है। मस्त है, ठीक है। तो पेपर में तुम पहचान सकते हो कि क्या अब जो सफिशिएंट है ये नेसेसरी है, तो नेसेसरी के आगे इंप्लाइज लगता है और इसके आगे ऐसा लगता है। ये देख लो, एक्स इज अ हेल्दी पर्सन, एक्स इज ब्रीदिंग। बाकी समझ के भी करेंगे, पहले मैं अपने गुरु मंत्र से पढ़ा दूं तुम्हें। एक्स इज ब्रीदिंग, इसका उल्टा एक्स इज नॉट ब्रीदिंग। तो अगर कोई बंदा सांस नहीं ले रहा तो क्या ये ट्रू हो सकता है, वो हेल्दी हो सकता है? नहीं। तो इसका जो उल्टा है यानी नेगेशन है, वो इसको होल्ड नहीं कर रहा, बट ये होल्ड कर रहा है सिर्फ, तो यही जरूरी हो गया इसके लिए, तो ये नेसेसरी में काउंट हो गया P के लिए। एक्स इज अ हेल्दी पर्सन, इसका उल्टा एक्स इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। अगर बंदा हेल्दी नहीं है तब भी क्या वो सांस ले सकता है? यानी इसका उल्टा इसे होल्ड कर रहा है, यानी इसके अलावा भी Q को कुछ होल्ड कर सकता है, ये सफिशिएंट हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो सबको अच्छे से। और देख लो, मैं तो थोड़ा सा ऐसे तो बता दूं, P Q, सपोज करो थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, x² 4 और x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 पे x² 4 होगा, बट इसका उल्टा, क्या x नॉट इक्वल टू -2 पे x² 4 हो सकता है? हो सकता है, जब x 2 हो। तो मतलब इसके अलावा भी कोई चीज इसे होल्ड कर रही है, तो इसे सफिशिएंट में काउंट करेंगे। इसका उल्टा, x² नॉट इक्वल टू 4, x² नॉट इक्वल टू 4 पे x इक्वल टू -2 हो सकता है, कुछ भी ले लो x²। तो इसके अलावा कोई कंडीशन से होल्ड नहीं कर रही, तो ये नेसेसरी में आ रही है। तो अब ये सफिशिएंट है, नेसेसरी है, तो इसे लिखेंगे Q implies P। जो नेसेसरी है इंप्लाइज उस पे जाता है। कुछ बच्चे रट्टा मार लेते हैं, P implies Q होता है। ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल बहुत इजी है बच्चों। बाय कंडीशनल में मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के लिए जरूरी होती है। स्टेटमेंट देख लो, P इस तरीके से रखा, P इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एंड ओनली इफ, और P I FF Q, ये वर्ड यूज करते हैं। इज ट्रू,
इफ एंड ओनली इफ पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू। अगर सेम ट्रुथ वैल्यू होंगी तभी हो पाएगा। सेम ट्रुथ वैल्यू मतलब टी 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 और एफ एफ टी, अदरवाइज मतलब दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है होना। ठीक है, फाइन। इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लीजिए। P इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, P इंप्लाइज Q, और मतलब Q P के लिए जरूरी है और P Q के लिए भी जरूरी है। मतलब एक स्टेटमेंट दूसरे के लिए जरूरी है और दूसरी वाली पहले के लिए जरूरी है। तो अगर कंबाइंड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, एंड करके। फाइन, यह भी पढ़ा है हम लोगों ने, एंड का मतलब दोनों साथ में होल्ड करनी चाहिए। बोथ प्रीपोजिशन P एंड Q आर नेसेसरी, दोनों को नेसेसरी में काउंट करते हैं। फाइन। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। देखो इसका, अगर x नॉट दिस, x इज इक्वल टू √9 है और x इक्वल टू 3 है, x नॉट इक्वल टू 3 पे क्या x इक्वल टू √9? बच्चों ये बात अपने दिमाग में मिथ हटा दो। √9 का आंसर हमेशा 3 होता है, प्लस माइनस 3 नहीं होता। प्लस माइनस 3 तब आता है ये जब x स्क्वायर 9 हो, x की वैल्यू प्लस माइनस √9 हो, √9 की जगह हम 3 लिखते हैं, तब ये प्लस माइनस 3 बनता है। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू 3 पे x बराबर √9 नहीं हो सकता, और इसका मतलब है इसका उल्टा इसे होल्ड नहीं कर रहा, तो ये नेसेसरी है। और x इक्वल नॉट इक्वल टू √9 पे x इक्वल टू 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसका उल्टा भी इसे होल्ड नहीं कर रहा, ये भी नेसेसरी है। तो ये बोथ आर नेसेसरी, तो हम यूज करते हैं इफ, या ये भी यूज करते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, फाइन। इसके बाद मैंने लॉजिकल कनेक्टिव्स के आपको तरीका बता दिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ किताबें कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करती हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। मेथड्स डायरेक्टली बोले तो कर लेना, बाकी पेपर में बहुत रेयर चांस होते हैं कि मेथड्स के थ्रू एग्जामिनर आपको सॉल्व करने को बोलता है। ठीक है, मेथड फॉर चेकिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स, स्पेशली P इंप्लाइज Q के लिए। पेपर में Q इंप्लाइज P आ जाए तो उल्टा कर लेंगे, टेंशन क्या है। सबसे पहला है डायरेक्ट प्रूफ और कंस्ट्रक्टिव प्रूफ। इसका मतलब होता है अज्यूमिंग P इज ट्रू, हम मान के चलते हैं P सही होगा, और हम डिड्यूस करते हैं वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एंड यूज देम टू शो दैट Q मस्ट ऑल्सो ट्रू। P ट्रू है तो Q भी ट्रू निकल के आ रहा है। पहला डायरेक्ट प्रूफ है। डायरेक्ट प्रूफ में ज्यादा फॉलो नहीं करता मैं, इनडायरेक्ट प्रूफ को ज्यादा अच्छा मानता हूं, जो मैं तुमको पढ़ाता रहा हूं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूफ भी बोलते हैं। अज्यूमिंग Q डज नॉट होल्ड, Q होल्ड नहीं करेगा, देन P डज नॉट होल्ड। सिंपल है। अगर Q P के लिए जरूरी कंडीशन है तो Q के ना होने पे P भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो अगर Q के ना होने पे P भी नहीं हो पाएगा, इसका मतलब नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ऐसे ही बोल सकते हो इसको। सो ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है P इंप्लाइज Q, मतलब Q नहीं होल्ड करेगा तो P नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव P इंप्लाइज Q, यही हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट है समझ गए ना बच्चों, Q होल्ड ना करने का मतलब दिस, उससे हम बताएंगे कि P भी होल्ड नहीं करेगा, इंप्लाइज P डज नॉट होल्ड। आगे देखते हैं, ऐसा बोलते हैं अगर P इंप्लाइज Q, Q नेसेसरी कंडीशन है P के लिए, तो नेगेशन फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर नेगेशन ऑफ Q। आप चाहो तो कोऑर्डिनेटर वाला ले सकते हो, जैसे x इज अ रेक्टेंगल इंप्लाइज x इज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, देख लो ना, x इज अ रेक्टेंगल, x इज अ कोऑर्डिनेटर। अच्छा, नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, x इज नॉट अ रेक्टेंगल, नेगेशन ऑफ Q, x इज नॉट अ कोऑर्डिनेटर। तो इसमें डाल दो, फाइन, इसमें डाल दो, बिल्कुल स्टेटमेंट बना दो। देखो बना के चेक कर सकते हो। सपोज करो इस फॉर्म में कह रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब P इंप्लाइज Q है, पढ़ चुके तुम लोग। अब इसका मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ P जरूरी कंडीशन है नेगेशन ऑफ Q के लिए। तो नेगेशन ऑफ P क्या है, x इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q के लिए नेसेसरी कंडीशन है, तो नेगेशन ऑफ P का जो उल्टा होगा वो इसको होल्ड नहीं करेगा, मतलब इसके अलावा जो कंडीशन होगी, तो इसके अलावा x इज नॉट अ रेक्टेंगल के अलावा क्या हो जाएगा, x इज अ रेक्टेंगल। तो x इज अ रेक्टेंगल, क्या x अगर रेक्टेंगल है
तो पॉसिबल है कि वो क्वाड्रिलेटर ना हो। अगर x रेक्टेंगल है तो x इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर। कोई चीज रेक्टेंगल है तो वो क्वाड्रिलेटर तो होगी होगी। तो इसका मतलब इसका उल्टा इसे होल्ड नहीं कर रहा। इसका उल्टा देख लो, नेगेशन ऑफ क्यू क्या है? x इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर। इसका नेगेशन, इसका क्या हो गया? x इज अ क्वाड्रिलेटर। तो अगर x क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, तो क्या ये वाली जो कंडीशन मैं ले रहा हूं क्या है? x इज नॉट अ रेक्टेंगल। कोई चीज क्वाड्रिलेटर है तो वो रेक्टेंगल नहीं है। हो सकता है वो ट्रेपेजियम, काइट वगैरह कुछ भी बन सकता है। तो बच्चों p इंप्लाइज q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p। और भी 10 तरीके एग्जांपल लगा लो यार, यू ऑल विल अंडरस्टैंड। तो मैं भी इस तरीके से करता हूं कि q का उल्टा अगर p को होल्ड ना करे, q का उल्टा अगर p को होल्ड ना करे तो p इंप्लाइज q है। वैसा वैसा भी लेना है, p का उल्टा q को होल्ड कर जाए और q का उल्टा p को होल्ड ना करे, ठीक है, तो p इंप्लाइज q है। लिख ले होगा तुम लोगों ने, मैंने सही बोला, दोबारा बोलता हूं, q का उल्टा p को होल्ड ना करे तो q नेसेसरी है, और p का उल्टा q को होल्ड कर जाए तो p सफिशिएंट है। ओवरऑल p इंप्लाइज q, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ। कॉन्ट्राडिक्शन में इफ वी हैव अ प्रपोजिशन p इंप्लाइज q देन वी कैन डिराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सपोजिंग दैट p इंप्लाइज q इज फॉल्स। हम इसको फॉल्स मान के चलते हैं, फिर इट फॉलोज दैट p इंप्लाइज q मस्ट बी ट्रू। हम मान लेते हैं जो p इंप्लाइज q दे रखा है वो गलत है, और पूरा करते करते आते हैं नहीं भाई साहब p इंप्लाइज q तो ट्रू आ रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ। क्वेश्चन के थ्रू चीजें विल क्लियर टू यू। एक सवाल देख लो, ये हैमंड का सवाल है, एक छोटा सा एग्जांपल है, थिंग्स विल क्लियर टू यू अच्छे से। आपको ये कंडीशन दे रखी है, यूज 3 डिफरेंट मेथड्स। आपको प्रूफ करना है -x² + 5x - 4 greater than 0 implies x greater than 0। मतलब x greater than 0 is the necessary condition for this and this is the sufficient condition for this। सबसे पहले डायरेक्ट प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ में क्या करते हैं, इसके थ्रू हम इस पे पहुंचेंगे, ठीक है। पहुंचा हुआ है, सबके अपने अपने तरीके करने के लिए, मैंने दूसरे तरीके से भी किया बुक के अलावा। सपोज ये ग्रेटर देन 0 माना, अब इससे मुझे x ग्रेटर देन 0 बनाना है, तो x ग्रेटर देन 0 बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ x बचाना है, तो -x² और -4 को हटाना है, तो मैंने x² + 4 बोथ साइड कर दिया। अगर x² + 4 बोथ साइड करेंगे तो इसमें अगर x² + 4 प्लस करेंगे तो x² - 4 ये कट जाएगा और राइट साइड में x² + 4 आ जाएगा। इसमें अगर x² + 4 करेंगे, इसमें भी x² + 4 दो साइड प्लस करेंगे तो ऐसा बच जाएगा। हमें क्लियरली पता है x² पॉजिटिव टर्म होती है, +4 कर रहे हैं तो ये टर्म आपके पास 4 या 4 से बड़ी आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म 4 से बड़ी आएगी, तो ये टर्म अगर 4 से बड़ी है और ये टर्म इससे बड़ी है तो ये टर्म भी 4 से बड़ी हो जाएगी, तो x greater than 4/5 आ रहा है। Greater than 4/5 also means x greater than 0। एग्जैक्टली x greater than 0 नहीं आया, greater than 4/5 आया, क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया डायरेक्ट प्रूफ, ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने दूसरे तरीके से किया, जो मैंने ट्रू माना, इस ट्रू से इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने ये निकाल लिया, x 1 से 4 के बीच आ रहा है, तो x अगर 1 से 4 के बीच आ रहा है, इससे मुझे क्या दिखाना था, x greater than 0 होगा, तो अगर x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में है तो इसका मतलब क्या है, x पॉजिटिव है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है। इनडायरेक्ट प्रूफ में मैंने क्या मानना है, q does not hold से हमें बताना है p also does not hold। सो मैंने लिया सपोज x लेस देन 0, हमारे पास कंडीशन क्या थी उसकी, x greater than 0, q की लेस देन 0, देन हमें बताना है x के नेगेटिव पे ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। अगर x के नेगेटिव पे ये कंडीशन होल्ड कर जाती तो फिर ये नेसेसरी में काउंट नहीं होता, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत होती। तो x लेस देन 0 लिया, उल्टा लिया, देन बिल्कुल एग्जैक्टली ये बनाने की कोशिश की, तो 5x प्लस किया, फिर उसके बाद 5x प्लस करने के बाद मतलब अगर 5x लेस देन 0 है, ऐसे देख लो, 5x अगर लेस देन इक्वल टू 0 है और -x² - 4 भी लेस देन 0 होगा ना, बिट ऑब्वियस है यार, ठीक है। ये भी नेगेटिव, क्योंकि माइनस चल रहा है ना यहाँ पे, x² को कुछ भी डालो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चल रहा है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। दो नेगेटिव टर्म को ऐड करोगे तो ओवरऑल एक्सप्रेशन भी नेगेटिव आएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 0 की वजह से -x² प्लस 5x - 4 लेस देन 0 आ रहा है, बल्कि कंडीशन क्या थी, -x² प्लस 5x - 4 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन थी। तो जब मैंने q का उल्टा लिया तो q का उल्टा लेने पे p होल्ड नहीं कर रहा,
मतलब P होल्ड नहीं कर रहा, उसका उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर P। अगर आपने उसका उल्टा कंसीडर किया, अगर उसका उल्टा उसको होल्ड नहीं कर रहा, उसकी मतलब उसका उल्टा P को होल्ड नहीं कर रहा, नेगेशन ऑफ P निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है P इंप्लाइज Q। अभी पढ़ा ना, P इंप्लाइज Q, मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा उसका, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। फाइन। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता तो इसका मतलब है Q का उल्टा भी P को होल्ड कर जाता, तो P इंप्लाइज Q नहीं होता, तो Q को नेसेसरी कंडीशन में काउंट नहीं करते। ठीक है, ये यहां पे बता रखा है मैंने, ठीक है, इसके थ्रू। उसके बाद अगला पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट आप कम ही यूज करना, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में हमने ये मानना है कि जो हमें P इंप्लाइज Q दे रखा है वो उसका कॉन्ट्राडिक्शन ले लो, उसका उल्टा ले लो और उसको प्रूव करो। P इंप्लाइज Q का उल्टा प्रूफ करो, मतलब P इंप्लाइज Q मुझे दे रखा है, सपोज दी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, देन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी कि -x² + 5x - 4 एंड x दोनों लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, सो मैंने देखा ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। सो बट इफ x, अगर बताओ x लेस देन 0 होगा, देन -x², ओके, एक छोटी सी इसमें करेक्शन कर लो जो मैंने यहां लिखी नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग ये पॉजिटिव लेके चलेंगे और ये लेस देन इक्वल टू 0, दोनों नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि Q जो है वो नेसेसरी, हमने ये माना Q नेसेसरी कंडीशन नहीं है P के लिए। ठीक है, तो जब बात की गई इसकी, जो स्टेटमेंट ओरिजिनल थी मेरे पास, विच इज दिस वन, तो कॉन्ट्राडिक्शन का बेसिक मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है मींस इसका उल्टा भी इसे होल्ड कर जाएगा। तो अगर इसका उल्टा भी इसे होल्ड कर जाएगा तो P इंप्लाइज Q तो नहीं हो सकता, Q नेसेसरी तो नहीं बन सकता। तो इस वाले पार्ट में दोबारा मैं लिख रहा हूं, ये मान लिया गया ट्रू, हमें उल्टा प्रूफ करना था। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हमने सही प्रूफ कर दिया, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हमने सही प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब है हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट गलत थी, P इंप्लाइज Q नहीं होना चाहिए। बट अगर हमें प्रूव ही करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि इसका उल्टा जो है अगर इसे होल्ड नहीं कर रहा, मतलब जो भी P इंप्लाइज Q का हमने कुछ उल्टा कंसीडर किया, जहां पे हमने Q को सफिशिएंट में काउंट किया, अगर वो उसको होल्ड नहीं कर रहा तो Q नेसेसरी में काउंट होगा। ठीक है, तो मैंने ये कंडीशन ली, ये मेथड मैं बहुत कम यूज करता हूं। ठीक है, सेकेंड वाला मेथड आई पर्सनली लाइक इट और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा वही करो। एंड x लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो 5x भी लेस देन 0 होगा और -x² - 4 तो है ही लेस देन 0। तो ये तीन नेगेटिव की टर्म है। ठीक है, जैसे मान लो -8 -10 -9 है, अब ये लेस देन इक्वल टू तो -8 -9 होगा ही ना, ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो वही है, माइनस लेस देन इक्वल टू -x² - 4 तो होगा ही होगा ना, और -x² - 4 लेस देन इक्वल टू -4 है। इट मींस ओवरऑल ये वाली टर्म लेस देन -4 आ गई, मतलब लेस देन 0 आ गई। तो जो स्टेटमेंट में ट्रू मान के चल रहा था वो कंडीशन नहीं हो रही। मैंने क्या पाया, x लेस देन इक्वल टू 0 पे ये टर्म मेरे पास क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, बट मेरे को क्या दिखाना था, अगर लेस देन 0 पे भी ये ग्रेटर देन 0 आती तो इसका मतलब है जो Q था वो नेसेसरी ना होके सफिशिएंट हो जाता। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन जो माना गया, देन वी अराइव्ड एट कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का बेसिक मतलब वो है, होता है स्टेटमेंट गलत है, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसका उल्टा हम होल्ड कराएंगे पूरा। अगर कॉन्ट्राडिक्शन, अगर उसका उल्टा हम होल्ड नहीं करा पा रहे तो इसको हम बोलते हैं प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमने मान के चले ऊपर की स्टेटमेंट ठीक थी। सिंपल और सादे शब्द में तुम्हें बोलूं, एक स्टेटमेंट लिखी है जो कि ट्रू है, ऐसा ही होगा। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन लिया, कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व किया, कॉन्ट्राडिक्शन ट्रू नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो ठीक थी। ये बहुत मैथमेटिक्स यूज होता है कॉन्ट्राडिक्शन आगे के कुछ टॉपिक्स में। ठीक है, सो हम इस कंडीशन पे आए कि जो हमने ट्रू माना था वो नहीं हो पा रहा, इसके थ्रू हम क्या अराइव पहुंचे, ये टर्म लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब है थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन वी प्रूव दिस टर्म। फाइन, सो आई बिलीव आपको लॉजिक का यह फर्स्ट क्लास काफी हद तक समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, स्पेशली कंडीशनल के और बाय कंडीशनल के। सो तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, तो मतलब एकदम से सेकंड वीडियो मत देखना क्वेश्चंस की, पहले इसको रिवाइज कीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आना नेक्स्ट डे या 2-3 घंटे बाद या ब्रेक के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। नमस्ते बच्चों, मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सअप करके बताइए अगर मैंने कहीं भी कोई गलती की हो। नमस्ते, बाय बाय।